नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एयर इंडिया विमान को हाईजैक की धमकी देने वाला गिरफ्तार। अपहरण की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर बढ़ी सुरक्षा। पाकिस्तान ने अरब सागर से 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 2 नाव भी छीनी। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने का फैसला। एकल खिड़की के जरिए मिलेगी नाम जुड़वाने और हटवाने की सुविधा। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर अमित शाह की बीजेपी विधायकों के कोर ग्रुप के साथ बैठक आज। गठबंधन पर पीडीपी विधायकों के बीच रायशुमारी। और साइना नेहवाल के लिए पद्म भूषण की सिफारिश पर विचार करने को तैयार खेल मंत्रालय। खेल मंत्री ने कहा, बैडमिंटन संघ से देर से मिली चिट्ठी। हाईजैकिंग की चेतावनी के बाद देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से मिली सूचना के बाद हवाई अड्डों को अलर्ट किया गया है। वहीं शनिवार को एयर इंडिया के कोलकाता ऑफिस में धमकी भरे कॉल के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS को सतर्क किया है कि आतंकी विमान हाईजैक कर सकते हैं। इसके बाद सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को एहतियात बरतने की चेतावनी दी गई है। विमानों को हर स्तर पर जांच के बाद ही उड़ान भरने को कहा गया है। एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों के सामान की कई बार जांच की जा रही है। विमान में चढ़ते समय और बाद में भी यात्रियों के सामान की सघन तलाशी ली जा रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर बहुस्तरीय जांच प्रणाली को लागू किया गया है। इस समय छोटी छोटी थ्रेट को भी हमें बहुत सीरियसली लेना होगा और सेफ्टी में कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोऑपरेट इनके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करने को राजी है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिक्योर जा सके। एयर इंडिया के कोलकाता ऑफिस में धमकी भरा कॉल करने के मामले में STF ने उत्तरी परगना जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को एयर इंडिया के कोलकाता ऑफिस में विमान हाईजैक करने और दफ्तर को उड़ाने की धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पार्टी विधायकों के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा होगी। इस बीच बीजेपी के साथ गठबंधन के मसले पर पीडीपी पार्टी विधायकों से लगातार रायशुमारी कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच पर्दे के पीछे चर्चाओं का दौर भी जारी है। जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे आए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन नई सरकार के गठन पर पीडीपी और बीजेपी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। सूबे के बीजेपी विधायकों का कोर ग्रुप आज दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक करेगा। इसमें पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव भी शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में राज्य के ताज़ा राजनीतिक हालात और संभावित गठबंधन के समीकरणों पर चर्चा होगी। बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष सभी संभावनाओं पर विचार के संकेत पहले ही दे चुके हैं। दूसरी तरफ पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा है कि सरकार के गठन को लेकर फिलहाल कोई औपचारिक बातचीत नहीं की गई है। हालांकि पर्दे के पीछे अलग अलग स्तरों पर चर्चा जारी है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर पीडीपी अपने सभी विधायकों का मन टटोलने में जुटी है। पार्टी विधायकों का एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि इससे पार्टी को भविष्य में कश्मीर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी पहले कह चुके हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। राज्यपाल NN वोहरा ने सूबे में नई सरकार के गठन के लिए 19 जनवरी तक की मियाद तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी आने वाले केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर अध्यादेश लाए जाने को दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाएगी। इसके लिए कई स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। आम आदमी पार्टी अध्यादेश को किसान विरोधी बता रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल चुनावी दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बहाने बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। अगर सरकार किसी की जमीन लेती है और 5 साल तक सरकार उसको इस्तेमाल नहीं करती, तो सरकार को वो जमीन किसानों को वापस करनी पड़ेगी। ये भी इन्होंने हटा दिया कि अब सरकार को किसानों की जमीन वापस करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली विधानसभा की कई सीटों पर ग्रामीण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। इसके चलते आम आदमी पार्टी भूमि अधिग्रहण का मुद्दा विधानसभा में उठाना चाहती है। विपिन चौहान,
राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ विपक्षी दलों के लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन संशोधनों से एक तरफ जमीन मालिकों को उनकी जमीन के लिए ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित होगा, वहीं देश की विकास संबंधी जरूरतें भी पूरी होंगी। जेटली ने फेसबुक पर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन सही तस्वीर शीर्षक से एक आलेख लिखा है। इसमें जेटली ने कहा कि संशोधन ग्रामीण भारत की विकास संबंधी जरूरतों को संतुलित करता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 31 दिसंबर को राष्ट्रपति ने कानून में बदलाव से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी थी। कांग्रेस, वामदल समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की इस कोशिश की आलोचना की है। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 12 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया है और 2 नाव जब्त कर ली हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि इन मछुआरों को कराची ले जाया गया है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी नाव के भारतीय समुद्री सीमा में खुद को उड़ाने की घटना के बाद पाकिस्तान बदला लेने की कार्रवाई कर रहा है। 31 दिसंबर को विस्फोटकों से लदी एक पाकिस्तानी नौका ने सुरक्षा बलों द्वारा घेरे जाने के बाद खुद को उड़ा लिया था, जिसमें मौजूद चालक दल के सभी 4 सदस्य मारे गए थे। भारत पश्चिमी समुद्री सीमा पर 173 मरीन कमांडो को तैनात किया गया है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में 20 मरीन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। ये कमांडो 31 दिसंबर जैसी घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। ये कमांडो तटीय क्षेत्र में आने जाने वाली नौका पर नजर रखेंगे और इतना ही नहीं, ये नौका में बैठकर पानी में पेट्रोलिंग भी करेंगे। ये किसी पर भी संदेह होने पर कोस्ट गार्ड और राज्य पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रुक रुक कर हो रही गोलीबारी से सीमावर्ती गांव में रह रहे लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान के किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन में कई आम लोग हताहत हुए हैं और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। लोग अब इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। सांबा से सटे गांव में ये तस्वीर आम है। आए दिन सीमा पार से मोर्टार हमला होता है और लोग अपने घरों में ताला लगाकर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल जाते हैं। नए साल में गांव वाले गोलीबारी के बीच राहत शिविरों में जाने को मजबूर थे। लोगों को सर्दी में कभी उधर जाना पड़ता है, कभी उधर भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब फायरिंग हो रहा है तो इसको अब जब लोगों ने प्लान कर लिया है तो फायरिंग जब 1 महीना कम से कम करनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान वालों को। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। पाकिस्तानी बलों की बिना कारण उकसावे वाली गोलीबारी के चलते एहतियाती तौर पर प्रशासन ने 0 लाइन वाले कई गांवों को पूरी तरह से खाली करा लिया है। सीमावर्ती गांव से 3000 से ज्यादा लोग अपने घरों से पलायन कर राहत शिविरों और अन्य स्थानों पर डेरा डाले हुए हैं। पंजाब के पठानकोट के पलहा गांव में बचे इक्का दुक्का लोग अपने हाथों से पाकिस्तानी कारगुजारी का सबूत दिखाते हैं। 0 लाइन में बसे हजारों गांव की यही कहानी है। अपनी जान बचाने भागे लोग अपने खेतों और जानवरों को भगवान के भरोसे छोड़ जाते हैं। पशु देखने के लिए बुजुर्ग थे इधर, इसलिए इनका पता लेने आए गए। फिलहाल खतरा तो है हमारे लोगों को, और आज थोड़ी शांति है। यही शांति रहनी चाहिए। नए साल के पहले 3 दिनों में पाकिस्तानी बलों द्वारा हीरानगर, सांबा और रामगढ़ सेक्टरों में भारी गोलीबारी की गई, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई और 11 अन्य जख्मी हो गए। अपने खेतों और घरों में काम कर रहे लोगों को मोर्टार के छर्रे और गोलियां लगी। पहले से ही मौसम की मार झेल रहे गांव वाले चाहते हैं किसी भी तरह बस शांति बनी रहे, ताकि उनके बच्चे स्कूल जा पाएं और उनका जीवन पटरी पर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने का फैसला किया है। इसका मकसद मतदाताओं की सुविधा के लिए एकल खिड़की मुहैया कराना है। इसके जरिए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और हटवाने जैसे कामों के लिए एक ही जगह सुविधा मिल सकेगी। राष्ट्रीय स्तर की मतदाता सूची को राष्ट्रीय डाटा केंद्र के तौर पर संग्रहित किया जाएगा। इस डाटा केंद्र से मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम खोजने, विकासखंड स्तर से संबंधित अधिकारी को जानने जैसी तमाम सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। चुनाव आयोग हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर भी मनाता है। बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में बादलों के छटने के साथ ही एक बार फिर कोहरा और ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में आज गिरावट आई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा ट्रेन और 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर खासा असर पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफे के तौर पर हो रहा है।
कोहरा भले ही छट गया हो, पर ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। पिछले 2 दिनों में राजधानी दिल्ली के तापमान में कमी दर्ज की गई है। आज सुबह का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो शनिवार और रविवार को 12 से 13 के बीच था। वहीं धुंध की वजह से 56 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सबसे ज़्यादा असर सुबह रवाना होने वाली ट्रेनों पर पड़ा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन सर 6:55 की है। ये अभी पूछताछ में इंक्वायरी की है तो पता चली कि ये 10:50 पे जा रही है। ये मौसम की वजह से थोड़ी लेट चल रही है सर। इस बीच रविवार को भी उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी जारी है। इस बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी भागों में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ था। आज काफ़ी धुंध है, पिछले और पहले कुछ 2-3 दिन ठीक रही है, पर आज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी दिक्कत होती है सड़क देखने में। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। इन इलाकों में धुंध के बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए ईपीएफ धारकों के लिए सस्ते मकान की योजना पर काम। कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ईपीएफओ से जुड़े लोगों के लिए साल 2022 तक सभी को सस्ते मकान मुहैया कराने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए वो बैंकों, आवास, वित्त कंपनियों, सरकारी निर्माण कंपनियों, नगर विकास प्राधिकरणों से हाथ मिलाने की तैयारी भी कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सस्ते मकान का सपना हकीकत होगा। सबके लिए सस्ते आवास की महत्वाकांक्षी योजना के लिए श्रम मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े करीब 5 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को इस योजना का फायदा मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय ऐसी योजना लाना चाहता है जिसके जरिए ईपीएफओ अंशधारक मकान की कुल लागत के आंशिक हिस्से के भुगतान के लिए भविष्य निधि निकाल सकेंगे। फिलहाल पीएफ खाताधारक 5 साल तक अंशदान करने के बाद ही घर खरीदने के लिए खाते से रकम निकाल सकते हैं। योजना को अमल में लाने के लिए मंत्रालय सरकारी बैंकों, आवास वित्तीय कंपनियों, सरकारी निर्माण कंपनियों जैसे एनबीसीसी, डीडीए, हुडा जैसे नगर विकास प्राधिकरणों के साथ भी करार करने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में कम आय वाले लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। ईपीएफओ कोष का 15% सस्ते मकानों के कर्ज के तौर पर पेश करने से 70,000 करोड़ के कर्ज प्रवाह का सृजन होगा और इससे 3.5 लाख अतिरिक्त सस्ते मकान तैयार किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूचना का अधिकार कानून बने करीब 9 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। लंबे समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा है और कोई भी जानकारी हासिल कर पाने में 2 साल तक का वक्त लग जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे अरसे से खाली है। सीआईसी के बिना सूचना आयोग में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर 2014 के अंत तक ही सीआईसी कार्यालय में लंबित शिकायतों की तादाद करीब 33,900 थी। कारण ये है कि काफी समय तक वहां पर थोड़ी सी नियुक्तियों में विलंब हुआ है, पर वी आर ट्राइंग टू मेक अप। 2011-12 में मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय में 22,375 अपील दर्ज हुई, जिनमें से 14,525 का निपटारा कर दिया गया। 2012-13 में 20,760 में से 17,835 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि साल 2013-14 में इस कार्यालय में कुल 15,790 मामले रजिस्टर किए गए, जिसमें 14,968 का निपटारा किया गया। लेकिन अक्टूबर 2014 तक 20,070 लोगों ने सीआईसी का दरवाजा खटखटाया, मगर इसमें महज 9,811 का ही निपटारा हुआ। जब तक मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, तब जो भी डिसीजंस दिए जाएंगे कमीशन से वो पोटेंशियली चैलेंज हो सकते हैं, लीगली चैलेंज हो सकते हैं। पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंट्स का काम है इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो सारा चीफ के जिम्मे है। अगर सीआईसी की पावर देखी जाए तो इसकी पावर बहुत कम है।
मगर यह है कि जितनी भी पावर है आज के दिन तो वो भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। आज आप अपॉइंट भी कर दो तो अब 2 साल लगेंगे आपको जवाब आने को। तो एफिकेसी, जिस चीज़ की एफिकेसी थी उस एक्ट के नीचे कि भी आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो ख़त्म हो गई। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का खुलासा करने में आरटीआई कानून काफी कारगर साबित हुआ है, लेकिन सीआईसी अध्यक्ष समेत कई पदों के खाली होने से इसकी क्षमता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। 8 बरस के बाद सीआईसी में लंबित मामलों को देख के लगता है कि कहीं न कहीं उसकी धार कुछ कुंद हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार जल्दी से सीआईसी की नियुक्ति करे ताकि जनता का विश्वास दोबारा से आरटीआई में स्थापित हो सके। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार घरेलू हवाई किराए में भारी उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाने के लिए अस्थायी सीमा लगाने पर विचार कर रही है। इसके तहत किसी भी जगह के लिए इकोनॉमी क्लास का भाड़ा 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इससे हवाई सफर करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि जानकार सरकार के इस कदम से इत्तेफाक नहीं रखते। दिल्ली की निजी कंपनी में काम करने वाले सुनील शर्मा ने तिरुवनंतपुरम में बीमार बेटे को देखने के लिए अचानक हवाई टिकट बुक कराया। आखिरी क्षणों में टिकट बुक कराने की वजह से उन्हें ज्यादा भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे आहत सुनील केंद्र सरकार से हवाई किराए की सीमा फिक्स करने की गुजारिश कर रहे हैं। फिक्स होना चाहिए कि हाँ, जो भी ट्रैवल टाइम है या ड्यूरेशन है या जो डिस्टेंस है उसके अनुसार बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। इसमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए। छुट्टियों के मौसम में हवाई किराए आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस में आए संकट की वजह से उड़ानें रद्द हुई और इसका सीधा असर टिकट की कीमतों पर पड़ा, जिसे देखते हुए किराए की सीमा निर्धारित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। 17 दिसंबर 2014 तक मिले आंकड़ों के मुताबिक स्पाइस जेट के कैंसिलेशन की वजह से दिल्ली मुंबई रूट के हवाई किरायों में औसतन 45% और दिल्ली बेंगलुरु रूट के किरायों में 57% की बढ़ोतरी देखने को मिली। Getting 3 or 4 times of the rates, we are not convinced. But till date, the policy is worldwide that we cannot restrict the rates of them. But in principle, we believe that there should be a cap by DGCA or by our ministry that some cap should be there. We are working on that under the present circumstances and laws. जानकारों का मानना है कि किरायों पर किसी तरह की सीमा फिक्स करने से यात्रियों को ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंपनियां अधिकतम दर पर ही टिकट ऑफर करेंगी। There is a seasonal demand. See, holiday season, people are traveling, festival seasons, people are traveling. That time the airlines can, when the demands are there, naturally they will raise their fare. नागरिक उड्डयन महानिदेशक ज्यादा या गलत तरीके से टिकट दरें फिक्स करने पर हस्तक्षेप कर सकता है। सभी पक्षों से बातचीत के बाद 1 महीने के अंदर हवाई किराए पर अंकुश से जुड़े सिस्टम को मंजूरी मिलने की संभावना है। हालांकि सरकार बिजनेस क्लास की दरों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंडोनेशिया के दुर्घटनाग्रस्त एयर एशिया के विमान की तलाश दूसरे हफ्ते में पहुंच गई है। रविवार को जावा सागर से 4 और शव निकाले गए। अब तक कुल 34 शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि खराब मौसम की वजह से गोताखोर विमान या उसके ब्लैक बॉक्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ज्यादातर शव विमान में फंसे हो सकते हैं। उस जगह पर जाना भी मुश्किल हो रहा है जहां माना जा रहा है कि समुद्र के ऊपर विमान का तेल फैला हुआ है। रविवार से ऑस्ट्रेलिया भी विमान की खोज में सहायता दे रहा है और इस खोजी अभियान में तकरीबन 30 नौकाएं, 4 विमान और 14 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। एयर एशिया का विमान QZ8501 पिछले रविवार को लापता हुआ था, जिसमें 162 यात्री सवार थे। ये विमान इंडोनेशिया के सुरबाया से सिंगापुर जा रहा था। अमेरिका की अगुवाई में लगातार इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। वहीं इस्लामिक स्टेट नए ठिकाने बना रहा है। लेबनान के सुरक्षा प्रमुख मेजर जनरल अब्बास इब्राहिम ने कहा है कि ISIS सीरिया सीमा से सटे लिबनानी गांवों पर नियंत्रण का प्रयास कर रहा है, जिससे कि वहां अपने अड्डे बनाए जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर पहले भी चिंता जता चुका है कि सीरिया और इराक में 1/3 हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का अगला निशाना लेबनान हो सकता है। हालांकि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए लेबनान की सेना और ज्यादा सतर्कता बरत रही है। पिछले दिनों तटीय शहर त्रिपोली में आतंकियों और लेबनान की सेना की भिड़ंत भी हो चुकी है। अमेरिका के दक्षिणी भाग में आए भीषण तूफान ने वहां के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है।
दक्षिणी अमेरिका के मिशेल काउंटी और जॉर्जिया में रविवार को आए इस तूफान ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। तेज हवाओं के चलते इलाके में कई पेड़ गिरे हैं और इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दक्षिणी अमेरिका के शहर अल्बामा में तेज हवाओं से कई छतों भी गिर गई हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि इससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। इंग्लैंड के साउथ कोस्ट में एक बड़ी कार्गो शिप उलट गई। इससे इस इलाके में यातायात पर असर हुआ है। शिप में फंसे सभी 24 लोगों को बचा लिया गया। इस काम में बचाव नौका और हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। शिप के दुर्घटनाग्रस्त होते ही एक व्यक्ति ने शिप से छलांग लगा दी, जिसे बाद में बचा लिया गया। वहीं चीन के हार्बिन शहर में इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। दुनिया के तमाम देशों से बड़ी तादाद में सैलानी यहां आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस अनूठे फेस्टिवल पर खास रिपोर्ट। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे इलाके जहां बर्फबारी रही है, वहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन चीन के हार्बिन शहर की बात ही कुछ और है। यहाँ बर्फबारी दिक्कतों का नहीं, बल्कि कलाकारों और कला के शौकीन के लिए फेस्टिवल मनाने का सबब बन गई है। 想象的完全不一样，要比我想象的大很多，然后又很漂亮。因为北方虽然是北方人，但是从来没有看过这么大规模的冰灯，觉得挺震撼的，很漂亮。哈尔滨来怎么呈现这个？ 在它的这个冰城的这个城市是怎么样一个情景？然后如果说没有焰火，那相对来说这个肯定规模相对来说看起来就比原来要小很多了。 हार्बिन में इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल का ये 31वां साल है। एक से बढ़कर एक कलाकृतियां दर्शकों को खासी लुभा रही हैं। वहीं रात में रोशनाई में इनका दीदार तो देखते ही बनता है। हालांकि इस बार आतिशबाजी नहीं होने के कारण बच्चे थोड़े निराश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को पद्म सम्मान दिए जाने की सिफारिश पर खेल मंत्रालय विचार करेगा। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साइना के नाम की सिफारिश नहीं करने के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि संघ की तरफ से खेल मंत्रालय को चिट्ठी देर से मिली। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आश्वासन दिया है कि खेल मंत्रालय पद्म भूषण के लिए साइना नेहवाल की सिफारिश करने पर आज विचार करेगा। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय बैडमिंटन संघ से साइना नेहवाल को नामित करने वाली चिट्ठी मंत्रालय को शनिवार को ही मिली है। खेल मंत्रालय ने माना कि साइना को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए नामित करने से जुड़ी संघ की चिट्ठी 9 अगस्त 2014 की थी। We are very much open to everybody, and as we have received the letter of recommendation from Badminton Association of India, so tomorrow we are going to examine the possibility of her, particularly in this case, for recommending her name to the concerned ministry. भारतीय बैडमिंटन संघ यानी बाय ने कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए साइना का नामांकन पिछले साल अगस्त में ही भेज दिया गया था, जिसकी पावती भी मंत्रालय से मिल गई थी। साइना ने शनिवार को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज गुजरे जमाने के मशहूर संगीतकार और गायक सी रामचंद्र की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए संगीत की अहमियत को संगीत प्रेमियों के दिलों में उतारा। यही नहीं, उनके प्रयासों को संगीत की दुनिया ने हूबहू अपनाया भी। आइए याद करें सी रामचंद्र को उनके संगीत से सजे कुछ गीतों के जरिए। हिंदी फिल्म संगीत में जब प्रयोगों की बात आएगी, सी रामचंद्र जी का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाएगा। उन्होंने अलबेला के गाने में सैक्सोफोन, बोंगो, ट्रम्प और ट्रम्पेट का इस्तेमाल किया और जादू बिखेर दिया। शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बड़े। उन्होंने 50 के दशक में रॉक संगीत का इस्तेमाल किया और दिया शिनचिना की बूबलबू। लेकिन उन्हें सिर्फ वेस्टर्न धुनों का माहिर मानना उनके फन के साथ नाइंसाफी होगी। फिल्म अनारकली में उन्होंने लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों का इस्तेमाल कर जो जादू बिखेरा वो आज भी कायम है। जो किसी का हो गया प्यार
शास्त्रीय फिल्म पर आधारित फिल्म नौरंग की उनकी धुनें बेमिसाल हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। कवि प्रदीप के लिखे और लता मंगेशकर के गाए ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे यादगार गीत को सी रामचंद्र ने ही स्वरबद्ध किया था। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। सी रामचंद्र जी ने अपने करियर में अभिनय से लेकर निर्माता तक की भूमिकाएं निभाई। हालांकि उनका संगीत उनकी सारी कलाओं में सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोला। आज ही के दिन 1982 में उनका निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। एयर इंडिया विमान को हाईजैक की धमकी देने वाला गिरफ्तार। अपहरण की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। देश के प्रमुख हवाई अड्डों की बढ़ी सुरक्षा। पाकिस्तान ने अरब सागर से 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 2 नाव भी छीनी। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने का फैसला। एकल खिड़की के जरिए मिलेगी नाम जुड़वाने और हटवाने की सुविधा। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर अमित शाह की बीजेपी विधायकों के कोर ग्रुप के साथ बैठक आज। गठबंधन पर पीडीपी विधायकों के बीच रायशुमारी। साइना नेहवाल के लिए पद्म भूषण की सिफारिश पर विचार करने को तैयार खेल मंत्रालय। खेल मंत्री ने कहा बैडमिंटन संघ से देर से मिली चिट्ठी।